चलो भाई, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में हम वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। तो चक दे फटे, ठीक है। लगभग 5,000 के करीबन यहाँ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा। 1-1.5 घंटे में लगभग जितने भी एग्ज़ाम आज तक हरियाणा में हुए हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चक दे फटे। जय माँ सरस्वती। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं? तो मई और जून सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। कौन से? मई और जून। फटाफट बोलते रहो साथ के साथ, ठीक है। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है तो 35 डिग्री सेल्सियस। पड़ा था गर्मियों में, सर्दियों में कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। साथ के साथ कनेक्टेड करके चलना। 35 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है, ठीक है। और कब? ये गर्मी का है भी, ग्रीष्म काल। और सर्दियों का क्या है? 12 डिग्री सेल्सियस बताया था अभी। और हरियाणा के हिसार में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी हिसार में ही रहने वाली है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी, जहाँ ना नदियाँ हैं, ठीक है, और ना वन है, तो वहाँ क्या है? वहाँ कम होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज करना। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा? दक्षिणी पश्चिमी। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 2 प्रकार की, ठीक है। 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय होती है और उधर क्या है? उधर उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, थोड़ी सी नमी वाली होती है जहाँ बारिश होती है हरियाणा के उत्तरी भाग में, ठीक है। हरियाणा की गणना की जाती है किस में करेंगे भाई? न्यून वर्षा वाले राज्यों में। न्यून वर्षा यानी यहाँ क्या है? कभी सुना है हरियाणा में बाढ़ आ गई? अभी पीछे से घग्गर नदी में आई थी, वो नदी के कारण बाढ़ आती है, लेकिन वर्षा के कारण क्या है? कोई एक आधा अपवाद हो जाता है, लेकिन हरियाणा में कभी बाढ़ नहीं आती। घग्गर नदी में बाढ़ आई थी पीछे सी, ठीक है। वो फतेहबाद साइड उधर वाला एरिया है, सिरसा है, वहाँ थोड़े से तो हरियाणा में अभी घग्गर नदी का वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग का मुद्दा रहा था। तो पंजाब में ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिसके कारण क्या है? हरियाणा में थोड़े से दिनों तक बाढ़ की समस्या देखने को मिली थी। और वैसे हरियाणा में बहुत ही न्यून वर्षा होती है, इतनी नहीं होती। हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? यानी 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक हो गई काव और एक होती है भू, होती है शायद, बस होती है। थोड़ा सा एक बार तो चलो भी देखो, इसका BSH बनेगा, ये नहीं बनेगा भाई, BSH, ठीक है। तो ये हरियाणा में काव प्रकार की जो जलवायु है वो शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है? तो एक जो जलवायु है ये काव है, ठीक है, काव ही है, इसे मान के चलते हैं। एक बार इसका बताती हूँ, अभी पहले समझ लो। जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं वहाँ कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पर पाई जाती है? तो 72 किलोमीटर तक क्या है? ये काव प्रकार की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसका विस्तार पाया जाता है। इसे बोला जाता है आर्द्र, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण कटिबंध, आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु ये पाई जाती है भी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु ये पाई जाती है कहाँ? शिवालिक श्रेणियाँ, यानी हरियाणा के उत्तर में। क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, चाहे आप कितनी भी सीरीज पढ़ लो, हर तरीके से। अब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनेंगे। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर में, कौन सी जलवायु? आर्द्र उपोष्ण जलवायु, कितने किलोमीटर में? 72 किलोमीटर में। तो ये जो दूसरी है, और दूसरी प्रकार की जलवायु कौन सी रहेगी भी? बस इसे कहते हैं उपोष्ण स्टेपी जलवायु। क्या कहते हैं भी? देखो, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल गए। आर्द्र स्टेपी जलवायु, दोनों याद रखोगे। स्टेपी, ठीक है, उपोष्ण है, सॉरी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण यानी ये गर्म है। आर्द्र, नमी, देखो नमी कहाँ रहेगी भी? ऐसे याद करो, नमी वहाँ रहेगी जहाँ वर्षा होगी। तो वर्षा होती है, पंचकुला है, यमुनानगर है, वहाँ होती है। तो आप याद रखेंगे वहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। और काव प्रकार की जो जलवायु है, ऐसे याद कर लेना भी। काव तो है, ये ट्रिक है,
काव है वो शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है अभी, और जो भैंस है वो क्या है, हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यानी उपोषण स्टेपी जो जलवायु है वे हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जिसे शॉर्ट में BSH बस भी कह देते हैं। ये काव हो गई, काव भैंस से याद रख लेना, ठीक है। हरियाणा हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, वहाँ सिर्फ गोले भरने हैं, तो इस हिसाब से आप याद करोगे तो ज़्यादा समय तक ये चीज़ें याद रह पाएगी। गाय है शिवालिक पहाड़ियों में रहती है, जहाँ अदर उपोषण, गाय को सर्दी पसंद है भी, और भैंस को क्या है, हाँ ऐसे भी याद रखा जा सकता है। गाय गोरी क्यों होती है, सफ़ेद क्यों होती है, क्योंकि वो ठंडे इलाके में रहती है, अदर उपोषण जलवायु में रहती है, इसलिए वो सफ़ेद है। और भैंस काली क्यों हो जाती है, भैंस काली इसलिए हो जाती है क्योंकि वो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में रहती है, जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। यानी कौन सी जलवायु रहने वाली है, उपोषण स्टेपी जलवायु। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें। आगे बढ़ जाएंगे, समय कम है, समय समाप्ति की ओर है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी रहने वाली है यमुना, 12मासी नदी है, पूर्वी सीमा पर बहती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है। टांगरी नदी किसकी सहायक है, बताई थी मैंने, मारकंडा नदी, ठीक है, मारकंडा नदी की सहायक रहने वाली है। एक ट्रिक भी करवा रखी है, नर का बेटा, तो नर का बेटा मारकंडा नदी की सारी बरसाती नदियाँ, वो मारकंडा की सहायक नदियाँ रहने वाली है। घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, पंजाब में बहते हुए नहीं तो सिरसा में बहते हुए ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, सिरसा में बहते हुए पंजाब में प्रवेश करेगी ये, ठीक है। लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की। कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है, तो कलेसर से प्रवेश करती है हमारी यमुना, और आदि बद्री से प्रवेश करती है घग्गर नदी, घग्गर नदी नहीं, सरस्वती नदी जो प्राचीन नदी है, एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना। ये तो कन्फर्म है कलेसर, ठीक है, कलेसर यमुनानगर के पास से यमुना नदी प्रवेश करती है। निमराना, सुरेठी, छुच्छकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं, ये निमराना है, ये महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड पड़ते हैं भाई, ठीक है। और ये कौन सी नदी है इनको सिंचित करती है, कृष्णावती नदी सिंचित करती है इनको। आगे बढ़ जाएंगे, ये दिख नहीं रहे, पहले इधर वाली सीरीज पे आ जाओ। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है भाई, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है भाई। जब बारिश ज़्यादा होती है या नदियों का विस्तार होता है ना, तो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है, और आपको पता है ऊपर ऊपर की मिट्टी ना उपजाऊ होती है, और वो ज़्यादा बाढ़ वगैरह की वजह से तो वो मिट्टी बह के ना कट के कहीं और चली जाती है, और जो नीचे जो बंजर मिट्टी होती है ना वो निकल आती है, और जिसके कारण इसे क्या है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन होता है मिट्टी का कट जाना, और वो उपजाऊ मिट्टी कट के बह के कहीं अन्य जगह पर चली जाती है, और बाद में वहाँ क्या है, कृषि की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। गिरिपादीय मृदाओं का घर, गिरिपादीय मृदाओं का घर किसे कहा जाता है, कालका को, ठीक है, कालका को गिरिपादीय यमुना का घर कहा जाता है। कालका रहने वाला है हमारा पंचकुला में, पंचकुला की ये एक तहसील है। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है, शुष्क भूमि यानी जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, उसके लिए उत्तम है हल्की मृदा, उत्तम रहेगी, क्योंकि जो मिट्टी हल्की होगी ना उसको जल्दी गीला किया जाता है। भारी मिट्टी क्या है, भारी मिट्टी गीला होने में टाइम ज़्यादा लेगी, एक तो ऑलरेडी वो सूखा एरिया, और वहाँ पर अगर भारी मिट्टी है तो ज़्यादा पानी की नीड होगी, तो शुष्क भूमि के लिए क्या है, वहाँ हल्की मिट्टी का होना ज़रूरी है। तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती यानी जींद, रोहतक जो बीच के सारे ज़िले हैं, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मृदा। ऑप्शन के हिसाब से आएंगे, पीली मिट्टी दे रखा हो तो पीली मिट्टी का ही प्रकार है एक दोमट मिट्टी, दोमट में बलुई भी आ जाती है, रेतीली भी आ जाती है, पीली भी आ जाती है, तो उसके हिसाब से देखना। मध्यवर्ती भाग सीधा सीधा पूछा इसने, दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट का मतलब क्या है, 2-3 मिट्टियाँ मिली हुई है इसमें, ठीक है। आगे चलो भाई,
कुल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हरियाणा में भूमि कटाव, यानी भूमि का कटाव का वही है रेंगती हुई मृत्यु, यानी मिट्टी कट जाती है, माटी कट जाती है। लवणता तथा सेम की समस्या से ग्रसित है। देखो भाई, अपना आधा हरियाणा में लूणी आ जाए, लवणता आ जाए, सेम आ जाए, नहीं धोली धोली सेम आ जाए। सेम क्यों है? सेम वो धोली धोली नूनी है, जिसके कारण क्या है, वो मिट्टी ने खराब कर दे, मिट्टी खारी हो जाए। मिट्टी जब खारी हो जाती है, मिट्टी खारी हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, मिट्टी खारी हो जाती है, उसकी वजह से कोई भी फसल नहीं होती भाई, वहाँ पे फसल की कमी हो जाती है। तो आधा हरियाणा इस समस्या से ग्रसित है, 50%। ईख की खेती हरियाणवी प्रहसन किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री ने लिखा है भी, ये एक नाटक है, ठीक है। प्रहसन राजा राम शास्त्री ने लिखा है। बालूका स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? यानी बालू रेत के जो टीले से बन जाए, नहीं स्तूप हो बालू रेत के टीले से बन जाते हैं ना ऐसे ऊपर थड़ी, तो ये किस मिट्टी की विशेषता है? जो अत्यंत हल्की मृदा है ना, तो वो मिट्टी के ढेर बनाती चली जाती है, वो जमा होती चली जाती है, हल्की मृदा। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? हल्के भूरे रंग की, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है भी हल्के भूरे रंग की, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग। किस मृदा में बालू, मृत्तिका, सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? तो बलुई भी है और दोमट भी है, दोनों गुण है, दोमट के भी गुण है और बालू रेत भी है। उसमें क्या है, बालू भी पाया जावे, मृत्तिका भी पाई जावे और सिल्ट भी पाई जावे। ये मिट्टी में पाए जाने वाले कण है भाई, ठीक है, जो कृषि की पैदावार को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन भी होता है, अलग अलग है, फास्फोरस भी पाए जाते हैं मिट्टी में। तो क्या है, कौन सी मिट्टी में, बलुई दोमट मिट्टी में बालू, मृत्तिका और सिल्ट का लगभग भाग बराबर पाया जाता है। अब आ जाओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल चेस्टनट मृदा यमुनानगर में पाई जाती है, ठीक है, और यहाँ सब्जियों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर में। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य होता है? चूने के अंश, ठीक है, चूने के अंश, अत्यंत हल्की मृदा। चूने देखे होगे आपने, मैंने बताया था आपको एक बार, ये गुरुग्राम में चीनी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, जिससे हम अचार के बर्तन बनाते हैं। ये मर्तबान हो गए, कप हो गए जो हाथ से लेते ही, तो आपने देखा होगा उसमें चमकीली चमकीली अलग ही चमक होती है चीनी मिट्टी में। तो आप देखो बालू रेत में भी देखना, अत्यंत जो हल्की मृदा होती है, बालू रेत तरह की होती है वो, ठीक है, बलुई मिट्टी होती है, उसमें भी क्या है, चमकीले कण पाए जाएंगे, वही होते हैं भी चूने के कण, ठीक है, वाइट वाइट जो चमकते नजर आएंगे आपको, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा सारीयता से ग्रसित है? यानी लूणी सेम आज अभी टोटल 32%, कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ हमने पढ़ा था 50%, 50% में की है सेम है लवणता और मिट्टी का कटाव, तो मिट्टी का कटाव इंक्लूड करते हुए 50% है। और इसमें दो ही चीज़ पूछी गई है, लूण और वो सेम पूछी गई है, तो 32% है। यहाँ मिट्टी का कटाव नहीं दे रखा, इसलिए 18% की कमी हो गई, और यहाँ तीन चीज़ों को मिला के 50% चीज़ें बन जाती है, ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं, ध्यान रखना 32% लूणी और नमक को सेम को मिला के रहने वाला है, और अगर भूमि का कटाव मिला देते हैं तो 32% हो जाता है। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? बलुई भी है और दोमट भी है। पश्चिम में भी नदियों का विस्तार कम है, और उत्तर में भी क्या है, बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। मध्यम मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछा जाता। जिरका वही है भाई नू में, जो जिसको फिरोजपुर जिरका को राजस्थान ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है, वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मोटी दोमट मिट्टी है। मोटी क्यों है वहाँ? क्योंकि पथरीला एरिया है वहाँ, अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के भाग है, तो इस वजह से वहाँ मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। और उधर क्या है, महेंद्रगढ़ सरसों के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, क्योंकि बारिश नहीं होती तो कम पानी में सरसों की उत्पादन हो जाती है। किस मृदा को खादर कहा जाता है? खादर सामान्यतः भारी मृदा, यानी जो भारी मृदा है उसने खादर बोला जावे।
आगे चलेंगे। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? वन बता रखे हैं मैंने, 3.53%, 3.53% है। सबसे ज़्यादा पंचकुला में, नंबर 2 यमुनानगर में, तीसरे नंबर पर गुरुग्राम और चौथे नंबर पर भिवानी आता है। और सबसे कम वन अकॉर्डिंग टू एरिया पलवल में है। सबसे कम पलवल में है भाई वन, पलवल में। और वैसे ऑल ओवर इंडिया के संदर्भ में बात करें तो इंडिया में सबसे कम वन है, ठीक है। हरियाणा में वर्षा भी कमी, वर्षा के मामले में कमी, बेरोजगारी में भी कमी, रोजगार में भी कमी। देखो हरियाणा कितनी चीज़ों में कम है, लिंग अनुपात में भी कम, वनों में भी कम, ठीक है, बारिश में भी कम। चलो बारिश ना हो वो तो नेचर का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लिंग अनुपात में कम है, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं हम। ये तो आसपास नदियों का बहाव है, नदियां हैं, नहरें निकाली गई है अलग अलग, ताजे कुंड, हथनी कुंड बैराज, वहाँ से ताजेवाला से क्या है पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, भाखड़ा नहर निकाली गई है जो फतेहाबाद के टोहाना से प्रवेश करती है। तो नहरों के अधिकता के कारण यहाँ क्या है, जो गेहूं की पैदावार है वो अच्छी खासी हो जाती है। सिरसा में कपास का उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण क्या है, कृषि की पैदावार अच्छी होती है। नहीं तो रोजगार, अगर रोजगार, कृषि भी अच्छी ना हो और रोजगार में वैसे ही 35% में आंकड़ा पहुंचने वाला है, बेरोजगार में 35% होने वाले हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ, हम तो फिर हरियाणा वाले भूखे मरे ना। कृषि और पशुपालन के तहत ही क्या है हमारे हरियाणा का काम चल रहा है। अगर ऐसा ही हालात रहा तो बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ गई, अगर 50% हो गई तो क्या ही हालात होंगे। तो ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है जिसे हमें सीरियस लेना चाहिए और क्या है इसको सुधारने के प्रयास करने चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में कंडीशंस बहुत निराशाजनक होने वाली है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब चलो भाई आगे, वर्ष 2013 पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेट फॉरेस्ट, ये हर साल, पहले तो मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं कि ये 10 साल पुराना क्वेश्चन है। लेकिन वन फॉरेस्ट जो स्टेट ये रिपोर्ट है ना, ये हर साल नहीं आती, ठीक है। लगभग कई बार 3 सालों में आएगी, कई बार 4 सालों में आएगी। तो क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पलवल में सबसे कम वन है, ठीक है, यानी इतने पेड़ पौधे नहीं है। आगे चलो भाई, आगे चलते हैं, कुछ इधर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कृष्णावती तक पढ़ लिया था हमने। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? यानी बड़खल झील। बड़खल झील जो हमारी फरीदाबाद में पड़ती है, यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं देखने के लिए दूर दूर से। प्रसिद्ध बड़खल झील ये आई गया आगे, किस जिले में है भाई? फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है, ये आ ही गया। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है आगे? सरस्वती नदी है जो क्या है, घग्गर में मिल जाती है आज के अकॉर्डिंग। लेकिन हम पहले क्या मानते थे कि जो आज की जो नदी है, ठीक है, आज की जो नदी है वही प्राचीन सरस्वती नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी को खोजने के लिए साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं यमुनानगर में। उधर क्या है, एक बोर्ड की स्थापना की गई है। तो अलग अलग चीज़ें की जा रही है और सरस्वती नदी के साक्ष्य खोजे जा रहे हैं उधर यमुना साइड में कि कहाँ कहाँ से होकर प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी। मेवात जिले के नूह के निकट, मेवात और नूह एक ही बात है भाई, नूह चेंज कर दिया, मेवात का ही नाम है। नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है भाई? इंदौरी नदी निकलती है भाई, ठीक है, इंदौरी नदी निकलती है। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो साहिबी नदी है, बताया था साहिबी है। और साहब जी क्या है, जब दौरे पे आते हैं तो कोट पैंट पहन के आते हैं, कोट कासिम। तो 2 धाराएं बढ़ती है, एक झज्जर की तरफ चली जाती है, झज्जर के कोट कासिम में, और एक क्या है गुरुग्राम के नसफगढ़ नाले में प्रवेश कर जाती है और उधर से फिर क्या है वो यमुना में मिल जाती है। बताए रखी है मैंने ये बात जब नदियाँ करवाई थी। हरियाणा के फरूख नगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर झील है, ठीक है। और हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, जो पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसका गठन हुआ था।
और साइबेरियन सार्स है उसी को क्रेन बोल देते हैं, वो आता है। जलीय पक्षियों की ये क्या है, शरण स्थली है। और फरूखनगर में हरियाणा के, ये कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में। और यहाँ क्या है, देश का पहला एटीएम अनाज बैंक खोला गया है। जिस तरह हम एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी तरह एटीएम से अनाज निकलता है। पहले प्रयास में गेहूं निकाल रहे हैं, आज की डेट में आने वाले समय में चावल और बाजरा भी इस एटीएम से निकलेंगे। ठीक है, ये फरूखनगर में है, इसकी स्थापना पिछले साल ही हुई थी। एटीएम अनाज के लिए इस एटीएम का यूज़ किया जाता है जो फरूखनगर में है वर्तमान में। कृषि प्रणाली में सुधार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है भाई। कृषि को सुधार करना तो भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना, ये तो कॉमन सेंस है। ये अगर उल्टे काम करेंगे, हवा किधर चल रही है, अपने बोलते हैं ना हरियाणवी में, ठीक है, जड़े बाल चल उड़े अमन लगा लेनी चाहिए। लेकिन अब जड़े बाल किन्ने की चलन लग रही है, अमन किन्ने लगावांगे, तो ये तो गलत कथन हो ही गया। भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना, ठीक है, हवा इन्ने की चल रहा, आप जोतन इन्ने लग रहे हैं, तो ये गलत है, ये कथन गलत रहेगा। हरियाणा के मैदानी भागों में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पीले रंग की उपजाऊ मृदा रहने वाली है हरियाणा के। कहाँ भी मैदानी भाग, ऊंचाई बताई थी 700 से 900 फीट की हाइट रहने वाली है हरियाणा के मैदानों की। आगे बढ़ जाएं भाई हम। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपर्दन से प्रभावित है। वायु अपर्दन एक पढ़ा था हमने, मृदा अपर्दन होता है नदियों के कारण, बाढ़ के कारण, और एक होता है वायु अपर्दन, यानी जो बढ़िया बढ़िया अपने मिट्टी हो नी, उस मिट्टी ने उड़ा के, आंधी उड़ा के ले जाए, वो जो ऊपर की परत उड़ा के ले जाती है, वो होता है वो। तो क्या है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल वायु अपर्दन से प्रभावित है, तो 12 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर बड़ी यूनिट होती है भी, बताया था मैंने, एकड़ छोटी और हेक्टेयर बड़ी। 12 लाख हेक्टेयर में क्या है, मृदा वो वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन यानी बड़ी बड़ी माटी ने हवा उड़ा के ले गिर, वह किन्ने भी ले जाके छोड़ दी। इसी घटना कितने क्षेत्रफल में भी हो है भी, 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, चलो भाई चलते हैं। चलो भाई, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा है यहाँ। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत होती है, क्यों होती है भाई, क्योंकि यहाँ पेड़ की कमी है। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की शुरुआत होती है 1989 और 90 के दशक में शुरुआत होती है, क्योंकि पेड़ नहीं है, पेड़ न होने के कारण वर्षा भी नहीं हो पाती। तो क्या है, एक अभियान शुरू किया गया, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। सुन रहे हो, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा शुरू किया गया, कब किया गया, 1989 से 90 में शुरू किया गया ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। अब आ जाओ भाई, राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन पाए जाते हैं, यानी ये सरकार के अंडर आते हैं कि इन्हें कोई काट नहीं सकता, अगर कोई काटेगा तो क्या है, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो लिखित में है वो चीज़, और आरक्षित है कितना परसेंट है अभी, 15.97, यानी लगभग 16% का एरिया है, जो क्या है 100 में, तो देखो 16%, कितना कम है एरिया वन में का, 15.97%। और पूरा डाटा इसलिए बता रही हूँ आपको, लगभग 16%, क्योंकि कई बार फिगर राउंड में भी दे देता है, वो पूरी डिजिट पूछ लेता है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन है। ठीक है, सिर्फ देखो हरियाणा में सिर्फ ढका हुआ है वनों से और वृक्षों से 6.80%। देखो भाई 6.80%, कितना कम है, लगभग 7%, यानी 93% इससे में वन नहीं पाए जाते 100 में से। तो जन्मदिन पर प्रयास करें सभी हरियाणा में टॉफियाँ केक काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आप सड़कों पर, रोडों पर, घरों में, जहाँ भी जगह है, मंदिरों के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, ताकि आने वाले समय में हरियाणा बेरोजगार में नंबर 1 न रहे। और भी ऐसे माध्यम खुले, पेड़ है, ठीक है, अगर हरियाणा में ग्रीनरी बढ़ती है तो इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे आने वाले समय में। तो आप कोशिश करें, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या है, एक पेड़ को छोड़कर 10 पेड़ लगाए आप। मैं तो कहती हूँ कि जितने साल के हम हो गए हैं उतने ही पेड़ लगाए जाने चाहिए। अगर 20 साल के हैं तो 20 पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ को बनने में कम से कम 10-12 साल
साल का समय लगता है, फिर वो हमें ऑक्सीजन देता है, वातावरण भी साफ रहता है, वर्षा भी होगी, हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो हमें एक ये मिलकर प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो नियम बनाए वो सरकार ही बनाए, कुछ हमारी भी मोरल ड्यूटी होती है। संविधान भी कहता है कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर 11 मौलिक कर्तव्यों में उनमें पेड़ लगाना नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं लिख रखा हमारे आर्टिकल में, लेकिन हमें क्या है अपनी खुद की ड्यूटी समझनी चाहिए। लिखा है कि शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा दो, ये दो, ठीक है, तिरंगे का अपमान ना करो। तो मैं मानती हूँ कि हरियाणा में ही नहीं पूरे संविधान में एक ऐसा संशोधन होना चाहिए कि पेड़ भी लगाओ। पेड़ लगाना भी हमारा मोरल ड्यूटी बनती है। पेड़ लगाओ जहाँ पर भी कमी है। तो ओनली इसमें हरियाणा ही नहीं है जहाँ पर कमी है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, तो हर इलाके में पेड़ लगाना ज़रूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जन्मदिन पे पेड़ लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो भी आगे बढ़ जाएंगे। कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? तो कंवल जो हरियाणवी है तो उसने लिखी है भी आशा की किरण। देखो मेरे नाम का लिख दिया भाई, आशा की किरण, उम्मीद की किरण, होप है, ठीक है, होप ही सबसे बड़ी तोप होती है। तो आशा की किरण किसने लिखा है भी? कंवल हरियाणवी ने। कैसे कंवल, कैसे किरण निकाल लेना। तो किरण हमेशा आशा की ही होती है, उम्मीद होती है हमें, ठीक है। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का क्या नाम है? कि पारिवारिक संबंध है। रामफल चहल ने सांझा सीर लिखा है। पहले हुआ करता था रोटी बनी तो बांट के खाई, सब्जी बनी तो बांट के खाई, पड़ोस में भी दे आए। पहले होता था किसी के शादी है तो वो क्या है, दूध दे आए फ्री में। या आजकल बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। तो क्या है, पारिवारिक संबंधों के विषय में लिखा है, रामफल चहल ने लिखा है। और इसका नाम है सांझा सीर, यानी मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो भैंस है, दूध है, लस्सी है, तो उनको क्या है आपस में मिल बांट कर खाए। तो सभी का हिस्सा होना चाहिए, सीर होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। ये हरियाणवी शब्द है सांझा सीर। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? आम सबसे ज़्यादा अम्बाला पंचकुला में होते हैं, पता ही है। और किस वन में होते हैं ये? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में पाए जाते हैं। शंकरलाल यादव द्वारा रचित कथा सार कौन सा है? राजा का सुपना। सैसे शंकर, सैसे सुपना, राजा का सुपना, ये एक कथा सागर है, ठीक है। एक क्वेश्चन में कई बार 2-3 चीज़ें निकल के आती है, ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? गरीबी छुड़ानी है भी, झज्जर के है ये। गरीबी कब छूटेगी? जब हमारे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, सरकार ऐसी उम्मीद करते हैं हम। किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है? तो कलेसर बताया था यमुना में है, ठीक है। अगर कलेश बढ़ जाता है तो यमुना के पानी में नहा लेना चाहिए, उससे ठंडक मिलेगी, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। चौधरी देवीलाल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है। और पार्क कहाँ है ये? यमुनानगर में है। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में पड़ता है, गुरुग्राम के फरूख नगर में। और एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये यमुनानगर में पड़ता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो सबसे बड़ा है, जो 11,530 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? बताया था 1971 में बना। 72 में जलीय पक्षियों के लिए रिजर्व किया गया। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, भागते मत रहो, वीडियो में एक जगह टिक के और डट के तैयारी कर लो, ठीक है। 1972 में और 1989 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। कुंडली औद्योगिक, ये दिख नहीं रहा, इधर वाली सीरीज करते हैं पहले कंप्लीट। हरियाणा के कितने, एक मिनट, हरियाणा को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है, कृषि जलवायु वही अभी स्टेपी पढ़ी थी हमने, उपोषण पढ़ी थी, जो काव और भैंस के नाम से पढ़ा था। तो 2 ही रहने वाली है। कृषि दे दे तो घबरा मत जाना, पूछ एक ही रहा है। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो कृषि लगा दिया तो डर मत जाना, ये क्या पूछ लिया, जलवायु पूछी जा रही है, पीछे भी चेक कर लेना। तो 2 तरह की है,
काव, गाय और भैंस। गाय के राज्य के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा और गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिरसा में रहेगा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर है पंजाब अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, और तीसरे नंबर पर है हमारा हरियाणा गेहूं के उत्पादन में। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है भाई, तो तीसरे नंबर पर गेहूं उत्पादन कर रहे हैं हम। तो कॉमन बात है कि सबसे ज़्यादा गेहूं ही बोते हैं भाई हम, ठीक है। गेहूं ही अब बोएंगे आगे, कपास की कटाई के बाद गेहूं ही बीजेंगे। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है भाई, जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो एनडीपी है, उसमें क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये, जो क्या है सरकार जारी करती है ये आंकड़े, उसमें हमारे हरियाणा की भागीदारी है भाई 14.1%, ठीक है। 14.1% है। और 1-2% अगर आंकड़ा ऊपर नीचे देखने को मिले तो ऑप्शन के हिसाब से चले जाना। हरियाणा में गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, ये रह गई भी। राज्य की व्यावसायिक फसलें वे होती है जिनका हम घर पे यूज़ नहीं करते, पैसा कमाने के पर्पज से बिजाई करते हैं उनकी। गन्ना है, गन्ना कभी घर पर नहीं रखते, और कपास है, कपास घर पर नहीं रखते। ये दोनों व्यापारिक फसलें हैं, इनको क्या है, पैसे कमाने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है कहाँ पर भी, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जिले में। पता है हमें, गन्ना है, धान है, ये सबसे ज़्यादा पानी में रखना पड़ता है इन्हें। तो पानी कहाँ है भी, हरियाणा के पूर्व में है यमुना नदी है, और उत्तर में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, घग्गर है, टांगरी है, मारकंडा है, सरस्वती है। उत्तर पूर्वी जिलों में है तो वहीं गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गन्ना का। और वहाँ पर क्या है, कौन सी मिल है भी, एशिया की सबसे बड़ी मिल बता रखी है तो हमने, एशिया की सबसे बड़ी मिल है सरस्वती शुगर मिल्स, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी है, 7 कॉन्टिनेंट है और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें, और उसमें सबसे बड़ी मिल है अपना हरियाणा की है। देखो, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई। भाई किसान क्या है, अच्छी फसलों का उत्पादन करे, अच्छे दाम पर उन्हें बेचना चाहे तो उनके लिए क्या है, सरकार किसानों को उपहार देगी। ये योजना 2 अक्टूबर 2000 में शुरू की गई भी। देखो कितना पुराना क्वेश्चन है और कुछ भरोसा नहीं पूछ ली जाती है। 2000 में शुरू की गई, यानी 23 साल हो गए। किसान अच्छा काम करे, अच्छी पैदावार करे, ये डीएपी वगैरह का छिड़काव ना करे, ज़्यादा हेल्दी चीज़ों का वो करे, तो इस चीज़ के लिए क्या है, कृषक उपहार योजना शुरू की जाती है। कब, भाई 2 अक्टूबर 2000 में, ठीक है। अब मैं बात करूं हरियाणा में, हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का पूछा गया है हरियाणा के। यहाँ देखो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ हरियाणा के 81%, ठीक है, 81%, 1 मिनट, हाँ अब दिख गया भाई। तो हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी क्या पूछ रहा है, कृषि योग्य भूमि कितनी है अपन हरियाणा में, तो 81% है, 19% है नहीं, एक ही क्वेश्चन था, देखो कितने लिख रहा है, 19% बंजर भूमि है जड़ कोई भी पैदावार को नहीं हुआ, 81% है 44,212 में बस, ठीक है। 19% बंजर भूमि है हरियाणा में, जहाँ बारिश की कमी है। दक्षिण में चले जाओ आप देखोगे वहाँ बाड़ू रेत का विस्तार है, कुछ पैदा नहीं होता, कंटीली झाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो 19% बंजर भूमि है जहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं भाई, चलो भाई, बोर नहीं होना है, थकना नहीं है, लास्ट टाइम में हथियार नहीं डालने हैं, बढ़ते रहना है, ठीक है। चलो जल्दी से आगे
इधर वाले 1972 तक हो गए थे। अब चलो, कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक सांझे मल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है? क्या पूछा जा रहा है? सांझे मल मतलब ये सीवरेज वगैरह होती है ना, जो शहरों में होती है, तो उनके लिए क्या है, जो छोटे छोटे उद्योग है, जो इंडस्ट्री बनाई गई है कुंडली में, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है। और वो ग्रुप की लागत कितनी रहने वाली है अभी? 79 लाख रुपए है, ठीक है, जिसकी लागत से बनाया जा रहा है ये। आगे चलो भाई, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिकी नामक परियोजना कब शुरू की गई? यूरोपियन संघ, यूई, ठीक है। हरियाणा सामुदायिकी परियोजना 1971 में शुरू की गई। 1970 में हरियाणा में सारे गाँव में बिजली आ जाए, ये याद रख लियो। एक साल बाद क्या है, हरियाणा सामुदायिकी शुरू की गई और यूरोपियन संघ यूए के इसका क्या है, इसका साथ दिया था। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के फरूक नगर में स्थापना 1971 में। 1989 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित। लसूड़ा, हाँ लसूड़ा किस वन की विशेषता है भाई? तो उष्णकटिबंधीय वन। लसूड़ा तो सबको ही पता होगा, देखा भी होगा लसूड़ा, ठीक है, लेसूड़ा बोलते हैं अपना हरियाणवी में, लेसूड़ा। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट लागू किया गया, यानी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का बेरा होना चाहिए पहला तो हुआ कि है इसी चीज़ भाई, जो गला सड़कों नहीं, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, और जो अर्थ ने नुकसान पहुँचावे, सीधी सी बात है, जो फोन गला कांच हो गया, कांच भी ईसा का ईसा चाहिए, 1000 साल बाद में खोद के काट लियो, कांच लिकड़ जाएगा, प्लास्टिक लिकड़ जाएगी, जो कदे भी गला को नहीं। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, 1999 में एक एक्ट पारित किया भाई, ऐसी चीज़ों का यूज मत करो। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, हम ऐसी यूज करते हैं, डिस्पोजल हो गए, ये डिस्पोजल का यूज़ किया। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, तो उनको रोका जाना चाहिए। ये नेचर के लिए भी सही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही है। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू हुई? वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को, यानी आज से 20 साल पहले। वनस्पति वन योजना। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? चैंपियन और सेठ के बताओ भी, हरियाणा में 5 प्रकार के वन है, ठीक है, जिसमें कांटे वाले भी आ जाए, फूल वाले भी आ जाए, तरह तरह के आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलो, ब्लैक गोल्ड के नाम से भाई हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर, हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर ब्लैक गोल्ड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस, ये पहले करा दिया। ये तो अब तो पंचवर्षीय योजनाएं तो ख़त्म ही कर दी बीजेपी सरकार ने, इसको कोई ज़रूरी नहीं हम पढ़े। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस, ठीक है। एशियन ट्रैक्टर कहा जावे, लगभग या 25 से 26 लीटर दूध पर डे दे दे भाई, ठीक है, 25 से 26 लीटर दूध। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू कब की गई भी? बताओ फटाफट। 2007 से 8 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो कृषि का भी विकास हो, और जो कृषि का विकास होगा तो खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, तो 2007-8 में किया गया ये। हरियाणा के किस भाग में अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो रही है? बताया था उत्तर पूर्वी भाग में बारिश 200 सेंटीमीटर बारिश होने लग रही है, तो क्या जरूरत है भाई, ठीक है, सिंचाई की कोई ज़रूरत ही कौन नहीं। फसल वे इसी उगावे है, गन्ना हो गए, धान हो गए, केरल करनाल हो गए, केथल हो गए उड़े, ठीक है, तो बारिश की ज़रूरत ही कौन नहीं। उत्तरी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग की यमुना नदी है जो 12 मासी बह है, जहाँ से पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई है, तो अलग अलग है। तो हरियाणा के अब बाजू भी लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई हुई है? अब ये तो बारिश से काम चला लिया भाई इन्हें, तो यमुना नगर वालिया ने और पूर्वी भाग वालिया ने। ये जो बीच में रह गए मध्य और दक्षिणी होगी, ये क्या करेंगे भाई? ये नलकूपों से सिंचाई करेंगे, यानी आधे से ज़्यादा 51.12%, लगभग 51.5% मान लो भाई, 51.5% या 51% मान लो, इतने क्या है अपन नलकूप आते हैं, समरसीबल हो गए, समरसीबल आते सिंचाई करा, ठीक है, नलकूप समरसीबल हो गई। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में
किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? यानी हरियाणा में क्या है, दक्षिण में वैसे भी बारिश कम होती है, तो क्या है, महेंद्रगढ़ में एक बार सूखा पड़ जाता है और जो खरीफ की फसल है, यानी जो अब जो फसल है, नरमा हो गया, ठीक है, उनको बचाने के लिए ये पड़ा था 1987 में, ठीक है, 1987 में। तो उनको बचाने के लिए क्या किया गया भी, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजनाएं चलाई गई भी, नहर बना दी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, एक नहर निकाल दी गई ताकि ये जो इधर की फसलें हैं वो खराब ना हो, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भाखड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है? तो जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा से क्या है, राज्य की किस सीमा पर घग्गर और सतलुज को क्या है, भाखड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है। आगे आ जाओ भी, नरवाणा शाखा लिंक की कितनी जल क्षमता है? नरवाणा शाखा मतलब ये नहर की कितना क्यूसेक तक पानी ले जाया जा सका है। अगर ओवरफ्लो होगी तो क्या है, वो सारे गांव को भी डुबो देती है जहाँ से ये नरवाणा शाखा जाती है। तो 2700 क्यूसेक है, यानी 2700 क्यूसेक तक अगर उसमें पानी छोड़ा जाता है तो सही है, इतनी क्षमता है उसमें, इतना पानी समा सकता है, 2700 लगभग 3000, ठीक है। फिगर राउंड भी दे सकता है। आगे चलो, समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ समझाने के लिए हरियाणवी यूज़ कर रही हूँ, और वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, दोनों भाषाओं में चलना रहना चाहिए, पढ़ देंगे सिस्टम। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो ये भिवानी जो उत्थान सिंचाई परियोजना है ना, इसमें क्या है, बहुत सारी नहर है, और इसमें क्या है, कितने किलोमीटर लंबी नहरों का, यानी एक दो नहर नहीं है, कोई भी परियोजना है उसमें अलग अलग नहर है। जैसे भिवानी में जुई नहर हो गई, 220 किलोमीटर की लंबाई वाली नहरों का निर्माण किया गया है, जो 220 किलोमीटर के एरिया तक जाती है और अलग अलग भागों में सिंचाई काम करती है। एक बार थोड़ी सी नज़र इधर देख लो भाई, साथ के साथ कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? तो बाबू मुरलीधर थे, कांग्रेस के, ठीक है, बाबू मुरलीधर थे ये। आगे चलो, फास्ट चलेंगे। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? भी जहाँ रेत है वहाँ तो कोई सोर्स ही नहीं है, ना नदियाँ हैं, ना बारिश होती है, तो वहाँ कैसे करेंगे? नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। वेरी हलवा क्वेश्चन। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई? सनातन धर्म यानी झज्जर, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद एक साल बाद सनातन धर्म की पहली स्थापना खोल दी गई भी झज्जर में। झज्जर आपरला शहीदों का शहर। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा कौन से जिले में खोली गई? सनातन धर्म है, तो इस साल क्या है, इसके बाद हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा झज्जर 1914 में खोली गई। 1914 में क्या है, पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, विश्व युद्ध छिड़ता है, पता है, 1918 तक चलता है 1914 से, यानी जब पहला विश्व युद्ध शुरू होया तो हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा हरियाणा में खोल दी गई भाई, झज्जर में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। और 1914 को 1857 की क्रांति के समय एक चीज़ और ऐड कर लो, 1857 की जब क्रांति थी तब हमारा विक्रमी संवत 1914 चालिया करदा भाई, ठीक है, हमारा जो विक्रमी संवत है वो 1914 चालिया करदा। तो इस वजह से जो 1857 की जो क्रांति है उसने आपा हरियाणवी भाषा में 14 की साल कह दिया भाई। 14 की साल कौन सी रहेगी? 1857 रहेगी 14 की साल, क्योंकि भीषण क्रांति हुई थी, लगभग बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, ठीक है, और फिर भी हमें हार ही मिली। चलो, झज्जर में होती है स्थापना, और 1914 में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। ये तो अंग्रेजी कैलेंडर है 1914, लेकिन 1857 में आपरला विक्रमी संवत चालिया करदा जब 1914 हुई, ठीक है, 14 का साल 1857 की क्रांति ने बोलिया जावे। ध्यान से समझ लियो, कन्फ्यूज ना हो जियो भाई। हरियाणा के रेतीले भाग कटा दिए। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JL उत्थान यानी जवाहरलाल नेहरू उत्थान और सिंचाई योजना, ये वही अभी अकाल पड़ा था 1987 में। वहाँ पे क्या है, सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया, यानी योजना तो बना दी,
ठीक है, योजना बना दी और क्या किया, योजना बना दी और पहली बार पानी छोड़ा गया 1976। ठीक है, योजना तो पहले की बनी हुई थी, 1976 में पानी छोड़ा गया। आगे चलो, हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर चुकी है। ठीक है, 2 बार चढ़ गई भई है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर, 2 बार चढ़ गई संतोष यादव। आगे चलो, पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो यमुना नहर निकाली गई है, दोनों यमुना नदी से ही निकाली गई है। एक पूर्व की तरफ आ जाए, एक पश्चिमी की तरफ। तो ताजेवाला नामक स्थान से, ताजेवाला पड़ता है यमुनानगर में, तो वहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। ठीक है, धर्मवीर। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा में प्रथम कौन थे? नवाब मंसूर अली खां। प्रथम क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम, ठीक है, नवाब मंसूर अली खां, जो पटौदी से संबंध रखते हैं। आगे चलो भाई, साथ के साथ बराबर चल रही हूँ ताकि आगे करेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। वर्ष 2012 की पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या देखो भी 18 लाख है, 18 पॉइंट समथिंग 2012 की। पहले बता दूं ये क्वेश्चन पुराना नहीं है, क्योंकि हर साल पशु जनगणना नहीं होती, पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल ये तो गां कितनी है? 18 लाख। और ये क्या है? टोटल पशुधन। टोटल पशुधन जिसमें गायें, भेड़, बकरी सारी चीज़ आ जाए, भैंसिया भी आ जाए, तो यानी 90 लाख। 90 लाख पशुधन है भाई। हरियाणा कृषि और पशु के मामले में तो है ही, और बताया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा जो मेला है वो पशुओं का मेला झज्जर में बढ़ता है। ठीक है, झज्जर में बढ़ता है, वो बता रखा है मैंने। 89.98 लाख, लगभग 90 लाख अपने क्या है हरियाणा में पशुधन है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आंकड़ा हो ही जाता है, कम नहीं होते, पशु बढ़ते हैं हर साल, ध्यान रखना। तो हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा। और मुर्रा किस जिला की भाई? जींद जिला की मुर्रा। ठीक है, जींद जिले में सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती है, जो 25 से 26 लीटर दूध देती है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित हुआ है भाई? बाड़सा, झज्जर। कई बार बादशाह भी दे देते हैं भाई। ठीक है, बादशाह भी लिखा होता है और बाड़सा भी लिखा होता है। झज्जर में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? ये हिसार जिला क्यों अग्रणी है? क्योंकि यहाँ हिसार में असव अनुसंधान केंद्र भी है और भैंस अनुसंधान केंद्र भी है। 1985 में भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है और 86 में असव अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। ये आ गया देखो, मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन एक दिन में 20 से 26 किलोग्राम दूध को, लिक्विड चीज़ को कभी भी, एक बात बता दूं आपको, किलोग्राम में नहीं मापा जाता, कभी भी किलोग्राम नहीं होता। ठोस चीज़ों के लिए चीनी हो गई, गुड़ हो गया, ठोस चीज़ों को किलोग्राम में मापा जाता है और हम बोल देते हैं, वैसे ये किलोग्राम नहीं होता, लीटर होता है। 20 से 26 लीटर दूध दे सकती है एक भैंस। ठीक है, और किलोग्राम है वो बड़ी डिजिट होती है। और 1 लीटर में क्या है? 1 लीटर में 900 ग्राम होता है, पता है? 1 लीटर में 900 ग्राम होता है और 100 ग्राम फालतू होता है किलोग्राम से। ठीक है, तो किलोग्राम बड़ी इकाई है। लीटर हम मापते हैं लिक्विड चीज़ों को और ठोस चीज़ों को मापा जाता है ग्राम में। हरियाणा के प्रथम राजकवि पर पहुंच चुके हैं उदय भानु हंस। राज्य के कवि है ये, राजकवि यानी हरियाणा के राज्य कवि। प्रथम हास्य व्यंग्य कवि की बात करें तो मीर जाफर जट्ठाली हास्य व्यंग्य कवि। आगे चलो, प्रथम उपन्यास कौन सा है भाई? झाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री ने लिखा है झाड़ू फिरी। ओ ये रह गया एक। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है भाई। ठीक है, हरियाणा खोजो, शोध का मतलब है हरियाणा को खोजो। आगे चलो भाई, कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए कौन से जिले को मिले हैं? यानी कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान दिया है कि जहाँ पे कुपोषण क्या होता है भाई, जिसे चाहिए क्या है, हमें क्या है, इंसानों को 2500 कैलोरी लगभग चीज़ें चाहिए
खाना चाहिए होता है, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। 2500 कैलोरी चाहिए होता है। लेकिन 2500 कैलोरी से हम अगर नीचे चीज़ मिलती है ना कि हमें खाने ही 2 रोटी की भूख है, मील एक ही रही है, तो वो चीज़ क्या है, हमें कुपोषण का शिकार कर देती है। दूध भी पीना चाहिए, लस्सी भी पीनी चाहिए, रोटी भी खानी चाहिए, फ्रूट भी खाने चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं। कच्ची सब्जी है, सैलेड है, तो सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या है, अगर वो चीज़ें नहीं मिलती 2500 कैलोरी में, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्या है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण में क्या है, योगदान दिया है, यानी कुपोषण के लेवल को कम किया है कौन से जिले ने, पंचकुला ने, और जिसके तहत क्या है, इसे प्रथम पुरस्कार मिला है 2 लाख रुपए की राशि। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये। हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड किस लिए दिया गया? ठीक है, ये कानगी देवी अवार्ड है, ये बेटियों को बचाने के लिए दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कानगी देवी अवार्ड दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार में, बेटियों को बचाने के लिए। ये सूरजकुंड मेला मैंने बता दिया है, हाल ही में 36वां भरा था, ये मत देखना भाई, ठीक है। इसको क्रॉस कर दो, इसको कर दो, ये तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 36वां सूरजकुंड मेला भरा है। अब की बार आगे चलते हैं, इनको स्किप करते हुए। प्रथम समाचार पत्र संपादक भाई दीनदयाल, प्रथम समाचार संपादक कौन थे भाई? दीनदयाल, ठीक है। समा से याद करिए भाई, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, ठीक है, हमें क्षमा कीजिए, हम टाइम रहते ही पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, ये याद करवाने के लिए। वैसे आप सभी लोग मेहनती है, वीडियो पूरी देखते हैं, स्किप नहीं करते। तो प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे कि हे भगवान, दीनहीन है, हम दीन है, कुछ नहीं जानते, हम पर दया कीजिए, दीनों पर दया कीजिए। तो समाचार संपादक कौन थे भी? दीनदयाल शर्मा। प्रथम हरियाणवी फिल्म के निर्माता पूछा गया भी, डायरेक्टर कौन थे? देवी शंकर। हरियाणा में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम महिला कल्पना चावला। 1, 2, 3 को मृत्यु हो जाती है, कोलंबिया यान से जाती है। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश है, हिंदी, और नाम है जैन प्रकाश। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ खुला भाई? रोहतक में 1926 में। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा खुली भी रेवाड़ी में 1880 में, बहुत पुराना है। हरियाणा में पहली शाखा रेवाड़ी 1880, कब है भी? रेवाड़ी 1880, ये भी याद नहीं करना भी। अब आ जाओ भी, हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर, आजकल पूछता है साइंस वाले। काला तितर को बोलेंगे ब्लैक बक, ब्लैक बक क्या बोलेंगे भी? ब्लैक बक, लिख लेना, ब्लैक बक दिख रहा है ना, इधर कर लेती हूँ थोड़ा, ब्लैक बक बोलेंगे, ठीक है। ब्लैक बक है इसका नाम। काला तितर ये कहाँ पाया जाता है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में पाया जाता है काला तितर। नहीं, ये तो पक्षी हो गया हमारा, पक्षी है, सॉरी। ब्लैक बग तो ये काला हिरण है, सॉरी, काला हिरण है, हाँ नोट कर ही लो। हमारा जो पशु है ना, राष्ट्रीय पशु काला हिरण, उसे बोलते हैं ब्लैक बग। इसे बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। तो नीलगाय राजकीय पशु, नीलगाय कैसे दे दिया भाई इसने? नीलगाय नहीं है, काला हिरण है। तो देख लेना भाई, कई बार कंफ्यूजन होती है, वैसे तो काला हिरण ही है। राजकीय खेल है कुश्ती, ठीक है, राजकीय खेल कुश्ती है। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा की मुख्य भाषा है हिंदी, और पहले क्या है, हरियाणा की मुख्य भाषा होगी हिंदी, और पहले दूसरे नंबर की भाषा हरियाणा की उर्दू हुआ करती थी, पंजाबी नहीं थी। हालांकि पंजाब से टूटकर बना था हरियाणा, तो पहले जो दूसरी भाषा हुआ करती थी वो उर्दू हुआ करती थी, ठीक है, उर्दू हुआ करती थी हरियाणा की, याद रखेंगे। और सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा भी? सूर सम्मान दिया जाता है हमारे हरियाणा में। साहित्य का मतलब है कोई भी अच्छी कविताएं लिखता है, कोई कहानियाँ लिखता है, कोई नाटक लिखता है, तो उनको साहित्य से संबंधित क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं, सूर सम्मान। और सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार रहेगा हमारा, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार रहेगा भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार दिया जाता है, इसमें इसकी राशि चेक कर लेना भाई,
हाल ही के अनुसार कि भीम पुरस्कार के अंडर कितनी राशि दी जाती है, मे भी 5-6 लाख, लेकिन फिर भी एक बार आप सर्च कर लेना, ठीक है। टाइम 1 घंटा पूरा होने वाला है हमारा, तो चलिए फटाफट। हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार, खेल का सर्वोच्च है भीम पुरस्कार, ठीक है। और जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो सूर्य सम्मान है, और कृषि पुरस्कार दिया जाता है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। इनके नाम पे क्या है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ यूनिवर्सिटी है देवीलाल के नाम पे सिरसा में, चौधरी देवीलाल पुरस्कार। लौह पुरुष कौन है भी, बंसीलाल है। इनके टाइम में क्या है, सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के टाइम में हुए थे हरियाणा में, ठीक है। और मात्र 41 साल की एज में, सबसे कम एज में बनने वाले हरियाणा के पहले सीएम रहे हैं बंसीलाल। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म हिसार में है। असव का भैंस का भी है, घोड़े का भी है। हरियाणा में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी है, मोरनी हिल्स है, पंचकुला है, करो चोटी है 1415 मीटर, ठीक है, करो चोटी का भाग है। यादवेंद्र गार्डन भी पड़ता है यहाँ, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम यादवेंद्र गार्डन। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है हरियाणा। देखो भाई, हरियाणा ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला हरियाणा की काशी भिवानी, ठीक है। कबड्डी का अखाड़ा, कुश्ती का अखाड़ा, सबसे ज़्यादा कुश्ती। पीतल नगरी हो गई भी हमारी रेवाड़ी। सरस्वती नगर हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, सरस्वती नगर पूछा जा रहा है, सरस्वती शुगर मिल्स नहीं है। कहीं पूरा पढ़ने से पहले आंसर दे दो, ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, पहले समझना है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सरस्वती नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है भाई, सरस्वती नगर सिरसा को कहा जाता है, ठीक है। सरस्वती नगर सिरसा को कहा जाता है, यानी माता सरस्वती का निवास, ठीक है। कहाँ है भी, सिर में ही होता है हमारा दिमाग, ठीक है। तो दिमाग में सरस्वती माँ बैठी है, तभी हमारा दिमाग काम अच्छे से करेगा। जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है, तो जींद, ठीक है, पुराना नाम जयंती देवी। स्टील सिटी के रूप में कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हिसार। स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, मिक्सी सिटी, अंबाला में धातु कास्टिंग हो गई, मिक्सी सिटी हो गई। धान का कटोरा हो गया करनाल, ठीक है, धान का कटोरा हो गया करनाल। आगे चलो। वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा है वैट लागू करने वाला, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कौन से ज़िले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरुआत करते हैं, ये पानीपत से करते हैं, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। नई खेल नीति 2015 में हरियाणा राज्य द्वारा अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि 6 करोड़ रुपए। चेक कर लेना एक बार, ये डाटा बढ़ गया है शायद। पढ़ी लिखी पंचायतों के गठन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भी, दूसरा स्थान है। कि यहाँ 8वीं पास है वही पंच के लिए अप्लाई करेगा, 10वीं पास है वो सरपंच के लिए अप्लाई करेगा। अनपढ़ के लिए क्या है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, ना हम सरपंच है, मेंबर है, किसी भी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते अगर हम 8वीं पास नहीं है तो पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन करने वाला हरियाणा क्या है, देश का दूसरा राज्य बन चुका है। देश के कौन से राज्य में अपनी बेटी अपना धन नाम की योजना शुरू की गई, यानी अपनी जो बेटी है वो अपना धन है, ये हरियाणा में शुरू होती है। आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म व मृत्यु पंजीकरण प्रणाली कब शुरू की गई, तो 2 मई 2015 में शुरू की गई। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाए आधार के अंडर, ठीक है, ये 2015 में शुरू होती है। डॉक्टर मंगल सेन के बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ स्थापित की गई है, तो जो डॉक्टर मंगल सेन थे उसके कहाँ पीठ स्थापित की गई है भी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक है ये, MDU, ठीक है, MDU में एक पीठ स्थापित की गई है डॉक्टर मंगल सेन के नाम से। आगे चलो भाई आगे, यहाँ तक हो गया। मिक्सी सिटी अम्बाला,
दान का कटोरा हो गया करनाल। देश में धर्म नगरी के नाम से धर्म नगरी है हमारा कुरुक्षेत्र। कपिल मुनि की नगरी कैथल है। माना जाता है कि भगवान शिव है साक्षात, वो कपिल के रूप में विराजमान है। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर झज्जर। पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल सबसे सुंदर स्वच्छ सिटी है ये हमारे हरियाणा की। और इंडिया जीके की बात करूँ तो इंडिया जीके का इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में। इंदौर सिटी सबसे नीट एंड क्लीन है हमारे इंडिया की। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला है? ठीक है, सबसे ज़्यादा उद्योग है वहाँ पर। उद्योग नगरी फरीदाबाद रहने वाला है। बुनकर नगरी पानीपत। सिटी ऑफ वीवर्स। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है। ठीक है, यानी बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाला क्या है? हरियाणा राज्य है हमारा। तो अब हरियाणा राज्य ने क्या सरकार घोषणा की है कि जो 2750 रुपये थे पहले, अब इनको बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट भी रहो। 2750 से 3000 रुपये करने वाली है सरकार। ठीक है, बुढ़ापा पेंशन को। खुम्बी उत्पादन में प्रथम कौन है? हरियाणा का प्रथम स्थान है भी। देखो, खुम्बी उत्पादन में प्रथम। और हरियाणा का कौन सा जिला? सोनीपत जिले में क्या है? खुम्बी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सूरजमुखी का भी उत्पादन सोनीपत में होता है सबसे ज़्यादा। देश के सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई है? तो हरियाणा राज्य में की गई है देश के सबसे पहले ITI की स्थापना। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो हरियाणा से हुआ। फसल की अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो इसके लिए बीमा करती है हरियाणा सरकार। ये सबसे पहला कदम देश में किसी भी इंडिया में उठाने वाला पहला कदम है। तो हरियाणा ने उठाया ऐसा कदम कि अगर बाढ़ आ गई या कुछ भी हो गया, किसी वजह से आपकी फसल खराब हो गई, टाइम पे बारिश ना हुई, तो इसका क्या है? सरकार भरपाई करेगी। ये घोषणा करने वाला हरियाणा सरकार है, देती भी है, केंद्र सरकार भी देती है। वैट लागू करने वाला बता दिया। आगे चलो, यहाँ कहाँ तक हो गए? देश की पहली NCC अकादमी नेशनल कैडेट कोर। NCC क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर कहाँ खोली जाएगी? करनाल में। ठीक है, खोल चुके हैं ये NCC करनाल में। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह योजना की नगद राशि, अब ये बढ़ चुका है भी डेटा, थोड़ा सा इसको अपडेट करेंगे। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ पर है? भी कोई भी क्या है महिला के साथ मारपीट करता है तो उसके खिलाफ क्या है? वन स्टॉप सेंटर खोला गया है। तो महिला वहाँ क्या है? अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो ये सेंटर कहाँ रहेगा? भी करनाल में। ठीक है, करनाल है। नारियों के साथ भेदभाव ना करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी, उनको प्रताड़ित नहीं करना, नहीं तो वन स्टॉप के सेंटर बनाया गया है तो वो जाके वहाँ शिकायत दर्ज करवा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 जिले कौन से हैं? यानी जो NCR के अंदर है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंडर आता है, उसमें कौन कौन से 2 जिले और शामिल हो गए हैं? करनाल और जींद। हालांकि पीछे से नई अपडेट आई थी, उनमें काफ़ी जिलों को बाहर भी निकाला गया है। तो एक बार इसको मत पढ़ना, मत समझना, इसको स्किप करते हैं यहाँ से। विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? हो गया जो हर्बल वन है। ठीक है, हर्बल वन जड़ी बूटियों से रिलेटेड होता है विश्व स्तर का। तो ये मोरनी की पहाड़ियों में स्थापित किया जा चुका है। पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पंचकुला में बनाया जाएगा। ये बन रहा है, पता नहीं, इसमें डाउट है। ठीक है, आंकड़े के हिसाब से बात करें तो पहले ये बात हुई थी कि राखी गढ़ी में बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन बाद में खट्टर ने बयान किया कि पंचकुला में बनाएंगे। राखी गढ़ी में बन रहा है तो वो बन के तैयार होएगा तभी पता चलेगा वो कि वो राज्य स्तर का है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो दोनों ऑप्शन के हिसाब से चले जाना भी। इसके हिसाब से तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2022 में पीछे घोषणा की थी खट्टर ने कि राखी गढ़ी में हम बनाएंगे विश्व स्तर का सबसे बड़ा मुख्य वो म्यूजियम बनाएंगे। लेकिन पहले अनाउंसमेंट पंचकुला कर रखा था, फिर कर दिया कि राखी गढ़ी बनाएंगे। अब देखो भी जो बन के तैयार होगा उसके हिसाब से पता लगा पाएंगे। तो पुरातात्विक विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये वही है, राखी गढ़ी की बात हो रही है तो देख लेना एक बार आप। ठीक है, मुझे बन रहे हैं दोनों। अब कौन सा राष्ट्रीय स्तर का होगा और कौन सा इंटरनेशनल स्तर का होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि कौन से ज़िले के लिए प्रदान की गई है? यानी जो सॉलिड वेस्ट है उनको मैनेज करो तो झज्जर को बोला गया है 20 करोड़ की राशि देने के लिए। पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किए गए हैं? ठीक है, जो गोकुल मिशन है वहाँ कहाँ स्थापित किए गए? तो 2 जगह स्थापित किए गए हैं, मलिकपुर बागड़ यमुनानगर और बाडड़ा भिवानी में स्थापित किए गए हैं। और मलिकपुर बागड़ यमुनानगर गोकुल मिशन है ये, ठीक है, गोकुल मिशन राष्ट्रीय गो अभ्यारण्य यानी गायों को रखने के लिए ये सरकार की तरफ से है। वैसे तो बहुत जगह जगह गौशालाएँ हैं अलग अलग, लेकिन ये सरकार के तहत है, मलिकपुर बागड़ और यमुनानगर और बाडड़ा भिवानी में। आगे चलो, पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिसार में। मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर हिसार में। हरियाणा के किन 2 वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है भाई? तो ये पुराना है, ये मत करो, आगे चलेंगे। चलो भाई ये भी छोड़ दो, ऊपर वाला ये भी छोड़ दो, ये भी पुराना है क्योंकि आंकड़े। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भी कर दिया गया, कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में क्या है? महर्षि वाल्मीकि ये पहला है संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है जो कैथल के गांव मुंदड़ी में स्थापित किया गया है। टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत गुड़गांव से होती है। और सिने स्टार क्या है? सिने स्टार अमिताभ बच्चन और खट्टर क्या है? खट्टर ने इनकी दोनों की मिलके शुरुआत की थी। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? पलवल और फरीदाबाद के बीच में की जा रही है भी स्किल। ये पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर क्या स्किल सिखाई जाएगी, हाथ का काम हो गया कि जिसे जो भी काम आता है उनको वो चीज़ सिखाई जाएगी। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में किस जिले में है भाई? फल की स्कीमों, फल की पैदावार बढ़ाने के लिए, उनको सुधार करने के लिए, ठीक है, कि जो भी फल उगा रहे हैं हम वो उत्कृष्ट हो, स्वादिष्ट हो, उसके लिए सिरसा जिले में क्या है? एक केंद्र स्थापित किया गया है। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? फतेहाबाद के भुन्ना कस्बे में स्थापित है। बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, अब ये बागवानी का है, ठीक है, बागवानी, और ये फल का है, दोनों ही बागवानी में क्या है? फल हो गई, सब्जी हो गई, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ये सिर्फ फल का है जो सिरसा में है। जैव प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल में खोला गया है। थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू होती है 4 अगस्त 2015 को, ठीक है। हरियाणा स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल अवार्ड हरियाणा के किस क्षेत्र ने प्राप्त किए? ये पुराना हो गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आती रहूँगी मैं आपके बीच इसी तरह डेली क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। तो बाय बाय, जुड़े रहे हमारे चैनल से। टेक द स्क्रीनशॉट, हैव ए नाइस डे गाइस।